हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग यहाँ पर नए हैं, टू देम आई विल से वेलकम। आज के न्यूज़ एडिशन में हम कवर करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जिसको कल इंडिया ने होस्ट किया था, टोमेटो के प्राइसेस एंड जनरल फूड इन्फ्लेशन, यूएनएससी रिफॉर्म पर डिस्कशन, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में चेंजेस, तमिलनाडु के पीचावरम में मैंग्रोव रिहैबिलिटेशन, जापान का फुकुशिमा वाटर डिस्पोजल प्लान, यूएस के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर अटैक और ग्रीडफ्लेशन। ये क्या होता है? ये है हमारी आज की फ्रंट पेज न्यूज़। इंडिया सक्सेसफुली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट होस्ट करता है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर होती है। इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और सेंट्रल एशियन नेशंस किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लीडर्स शामिल होते हैं। SCO कब बना था, इसका क्या मैंडेट है और इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको खुद पढ़ लें। हम आज का स्कोप लिमिटेड रखते हैं कल हुई मीटिंग के आउटकम्स तक। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं ग्लोबल फूड एंड फर्टिलाइज़र क्राइसिस पर, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज पर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, जो एक वेल्ड रेफरेंस है पाकिस्तान की तरफ। चाइना के रेफरेंस में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, जो कि रेफरेंस है चाइना का यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान टेररिस्ट लिस्टिंग को ब्लॉक करने को लेकर। अभी कुछ समय पहले ही साजिद मीर, जिसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर लिस्टिंग को चाइना ने ब्लॉक कर दिया था। और प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं अफ़गानिस्तान में चल रहे क्राइसिस को लेकर, और वो ईरान का स्वागत करते हैं SCO में। इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जॉइंट स्टेटमेंट को ज्वाइन नहीं करता। इस समिट के मेजर आउटकम्स के बारे में ब्रीफली बात करते हैं तो ईरान ऑफिशियली SCO का 9वां और लेटेस्ट मेंबर बन जाता है और बोला जा रहा है कि बेलारूस अगले साल तक बन जाएगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रिलीज़ किया जाता है। इसमें बात होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। इंडिया अपने UPI एक्सपीरियंस को मेंबर कंट्रीज़ के साथ शेयर करने का ऑफ़र करता है। मेंबर कंट्रीज़ के बीच में लोकल करेंसीज़ को यूज़ करने की बात की जाती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की। चाइना के प्रेसिडेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने के बारे में मेंशन करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट, जिनकी ये वैगनर म्यूटिनी के बाद पहली पब्लिक अपीयरेंस है, वो ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस को यूक्रेन तक वेपन्स पहुंचाने के लिए। आप इस समिट के बारे में खुद भी रिसर्च करें और इन फ्यूचर इस इवेंट पर होने वाली बातों से अपने नोट्स को इलैबोरेट करें। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। दिस न्यूज़ इज़ अ रिमाइंडर ऑफ अ मेजर ट्रेंड ऑनगोइंग इन दिस कंट्री राइट नाउ, विच इज़ अ फूड इन्फ्लेशन। टमाटर के रेट काफ़ी जगहों पर 160 रुपये किलो से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम अपने न्यूज़ एडिशन में काफ़ी बार फूड इन्फ्लेशन के टॉपिक पर बात कर चुके हैं, पर जो लोग नए हैं उनके लिए हम ब्रीफली कवर करते हैं। फूड इन्फ्लेशन रिलेटेड होता है डिमांड एंड सप्लाई के इन्वर्स रिलेशनशिप से। सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सीजनल वेरिएशंस सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर देते हैं, जिससे मार्केट्स में प्राइस फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। और अभी चल रहा टमाटोज़ का हाई प्राइस भी सीजनल वेरिएशन से ही रिलेटेड है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, उसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोलते हैं कि UNSC का एक्सपेंशन होना चाहिए और इसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए
ये रिफॉर्म ज़रूरी है। यूनाइटेड किंगडम का ये स्टैंस बिल्कुल अलाइन करता है इंडिया के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टैंस को लेकर। इंडिया भी यूएनएससी में एक परमानेंट सीट क्लेम करता है अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स और लार्ज पॉपुलेशन साइज के बेसिस पर। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन के 6 में से एक मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको यूएनएससी के बारे में पता होना चाहिए कि यूएनएससी की कॉम्पोजिशन क्या होती है, यूएनएससी का मैंडेट क्या है, यूएनएससी के पास क्या पावर्स हैं जो इसको स्पेशल बनाती हैं, यूएनएससी के रेजोल्यूशन को पास होने के लिए क्या मेजॉरिटी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स का क्या टेन्योर होता है, यूएनएससी की प्रेसिडेंसी का क्या टेन्योर होता है, और बाकी और रिलेटेड कॉन्टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को 2004 में आरबीआई ने लोगों की सुविधा के लिए इंट्रोड्यूस किया था। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसको हम LRS बोलेंगे, भारत में रह रहे व्यक्ति को $2,50,000 तक इंडिया से बाहर भेजने के लिए या इंडिया से बाहर जाकर खर्च करने के लिए परमिशन देता है, वो भी बिना किसी स्पेशल अप्रूवल के। ये पैसा किसी भी काम के लिए खर्च किया जा सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, गिफ्ट देने के लिए वगैरह। अभी ये 2004 की स्कीम न्यूज़ में इसलिए है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 28 जून को 2 अनाउंसमेंट की है। पहली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हाल ही में बढ़ाए जाने के बाद लागू होने वाला 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS की डेट को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है, अक्टूबर तक। और दूसरी अनाउंसमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है कि देश के बाहर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से की गई ट्रांजैक्शन के खर्चे को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिमिट में नहीं गिना जाएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होता क्या है, हम इस पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS ये क्या होता है। TCS एक मैकेनिज्म है जिसमें सेलर की तरफ से गुड्स या सर्विसेज के बायर पर एक स्पेसिफिक रेट पर टैक्स लगाया जाता है। इस टैक्स का सेलर की इनकम टैक्स लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। इस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद सेलर सीधा सीधा गवर्नमेंट के खाते में इस टैक्स के कलेक्शन को ट्रांसफ़र कर देता है। TCS की मदद से गवर्नमेंट बिल्कुल ट्रांजैक्शन के टाइम पर टैक्स लगा सकती है। इससे टैक्स इवेजन मिनिमाइज हो जाता है। ये थी TCS के बारे में बात। अब TCS न्यूज़ में इसलिए है, अगर आप एक साल में 7 लाख तक खर्चा करते हैं तो आप पर कोई TCS नहीं लगेगा, पर अगर आप कोई इंटरनेशनल टूर पैकेज खरीदते हैं तो आप पर 5% के रेट से TCS लगेगा, चाहे आपका खर्चा 7 लाख से कम हो या ज़्यादा। इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि ओवरसीज़ टूर पैकेज पर 5% के TCS रेट को बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा। अगर कोई 7 लाख से ज़्यादा खर्च करता है तो इस TCS के रेट को 5 से 20 करे जाने की डेट को अब 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर आज आप इंटरनेशनल टूर पैकेज खरीदते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन पर 5% का TCS लगेगा, चाहे आपका पैकेज कितने भी रुपए का हो। और नया टैक्स रेट जारी होने के बाद आपको 20% TCS देना होगा, चाहे आपका पैकेज कितने भी रुपए का हो। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर कोई इस देश से बाहर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्चा करता है तो वो खर्चा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट में काउंट नहीं होगा और उस खर्चे पर TCS नहीं लगेगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तमिलनाडु का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीचावरम रीजन में मैंग्रोव प्लांटेशन को रिस्टोर करेगा और उसको 100 हेक्टेयर तक और बढ़ाएगा। तमिलनाडु का पीचावरम मैंग्रोव एक रामसर साइट है
ये बायोडाइवर्सिटी रिच और काफ़ी प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। पीछावरम पिछले साल न्यूज़ में था जब इसको रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स है जिसमें मैंग्रोव पाए जाते हैं, उन स्टेट्स की मैंग्रोव कवरेज के हिसाब से क्या क्या रैंकिंग है, रामसर साइट्स क्या होती हैं, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यूपीएससी का एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसकी प्रिपरेशन में कुछ फंडामेंटल नॉलेज है जो सबको होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के नेशनल पार्क्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, इंडिया के रामसर साइट्स की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, इंडिया की मेजर फौना के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बाकी और इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करते रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। 2011 में जापान में आए सीवियर अर्थक्वेक और उसके बाद आए सुनामी ने काफ़ी नुकसान किया था। ये जापान की हिस्ट्री का सबसे सीवियर अर्थक्वेक था और ग्लोबली आज तक का चौथा सबसे सीवियर। इस डिज़ास्टर ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी इम्पैक्ट किया था और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट मेल्ट डाउन हो गया था, जिससे कि रेडियो एक्टिव मटीरियल एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया था। इस पावर प्लांट के आसपास रहने वाले सभी लोगों को मास स्केल पर इवैक्यूएट करना पड़ा था। अब लगभग 12 साल बाद जापान फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के कई लाख टन रेडियो एक्टिव वेस्ट को ट्रीट करके और डाइल्यूट करके धीरे धीरे अगले 10 साल तक ओशन में रिलीज करेगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर को फिल्टर कर दिया जाएगा और उसके सारे आइसोटोप्स को हटा दिया जाएगा। बस उसमें ट्रिटियम बचेगा जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है और वो हार्मलेस होता है। जापान के इस स्टेप को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने सर्टिफाई किया है कि वेस्ट वाटर रिलीज करने से कोई रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आप पढ़ लेना कि ट्रिटियम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में उसका क्या रोल होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन अभी न्यूज़ में था, वो किस लिए था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर बेस्ड है और इसका क्या मैंडेट है। और इस टॉपिक पर नोट्स बनाने के बाद आप उसको कंसोलिडेट करते रहें सब्सीक्वेंट न्यूज़ आर्टिकल में दी गई इंफॉर्मेशन के साथ। लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट न्यूज़। ये है इकोनॉमिक्स से। ग्रीडफ्लेशन क्या होता है? ग्रीडफ्लेशन एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसके नाम में 2 वर्ड्स हैं, ग्रीड एंड इन्फ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन इज़ अ कंसेप्ट जिसमें इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के बढ़ने का कारण होता है कॉरपोरेट्स का प्रॉफिट सीकिंग। जब स्लो इकोनॉमिक कंडीशन के दौरान भी कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम ना करें, इस सिचुएशन से बढ़ी महंगाई को ग्रीडफ्लेशन बोला जाता है। ऐसा जनरली जब होता है जब फ्री मार्केट्स ना हो और थोड़े से प्लेयर का अनहेल्दी डोमिनेंस हो मार्केट पर। कोविड के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स में जनरल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और एक वर्ग का ये कहना है कि ये नेचुरल इन्फ्लेशन नहीं है, ये ग्रीडफ्लेशन है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ग्रीडफ्लेशन लॉन्ग रन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी अपने प्राइसेस अपनी मर्जी से नहीं पर बायर्स के पेइंग कैपेसिटी से सेट करती हैं। कंपनी अगर अपने प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सेट कर लेगी तो कस्टमर उनको छोड़कर कहीं और से सामान ले लेगा। तो इसका मतलब है कि फ्री मार्केट्स में कंपनीज की प्राइस सेटिंग इंडिपेंडेंस काफ़ी लिमिटेड है। एक वर्ग का मानना है कि यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ग्रीडफ्लेशन से है और दूसरे वर्ग का ये मानना है कि इन्फ्लेशन का रीज़न है यूएस फेडरल रिजर्व की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके चलते यूएस फेडरल रिजर्व ने मेजॉरिटी ऑफ यूएस पॉपुलेशन को कैश ट्रांसफ़र किए थे।
ये टॉपिक इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई का क्या रिलेशनशिप होता है, सेंट्रल बैंक्स का क्या रोल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। ये सिर्फ कुछ टॉपिक हैं। 12th NCERT की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छी बेसिक कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए तो उस बुक को रेफ़र कर लें, और अगर आप एडवांस्ड स्टेज में हैं तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आपको ये सारे कंसेप्ट मालूम होंगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज़। ऐसी न्यूज़ हमारे कल के न्यूज़ एडिशन में भी थी, जिसमें इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी पार्टनर कंट्रीज़ यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपने काउंटर पार्ट्स को बोला कि आप इंडिया से रिलेटेड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले एलिमेंट्स को अपने देश में पनपने ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं होगा। आज की न्यूज़ भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। खालिस्तान आइडियोलॉजी के सपोर्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को में लोकेटेड इंडियन कॉन्सुलेट में आर्सन कर दिया है, मतलब वहाँ पर आग लगाकर डैमेज करने की कोशिश की गई है। हमने कल भी बात की थी कि ये एक जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड है जिसमें ऐसी आइडियोलॉजी वाले एलिमेंट्स बिना किसी डर के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हालांकि इसका एक पॉलिटिकल हेवी एस्पेक्ट्स भी है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। यूपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ 3 के इंटरनल सिक्योरिटी में आपको अपने आंसर को सप्लीमेंट करने के लिए ऐसे ट्रेंड्स की डीप नॉलेज काफ़ी हेल्प करेगी। तो अपने पर्सनल नोट्स को टाइम टू टाइम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ इलैबोरेट और कंसोलिडेट करते रहें।